नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस वाटिका में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, यह बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है और इस बात को आप याद रखेंगे कि अभी जो 68वां बीपीएससी आ रहा है, बिहार दरोगा आ रहा है, इसके अलावा सीजीएल है, रेलवे है, उन सभी के लिए यह बुक बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए लेट न करते हैं, शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि मध्यकालीन भारत में आपने गजनी, गौरी, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब आगे चलते हैं। तो आपको हमने बताया था कि जैसे ही इल्तुतमिश मर जाते हैं 1236 में, तो याद रखिएगा 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो इल्तुतमिश के बाद अगला जो राजा होता है उसका नाम है रुकनुद्दीन। ध्यान रखेंगे, उसका नाम है आपको रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन। तो यह जो रुकनुद्दीन जो था, इसको अमीर लोगों ने बैठाया, वो अपने मतलब के लिए, क्योंकि अमीर लोग यह जानते थे कि राजा जो बनेगा और वो जो नियम कानून लाएगा तो वो हम लोग के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए रुकनुद्दीन एक ऐसा आदमी था जो कि अपना दिमाग नहीं लगाता था। तो रुकनुद्दीन को अमीर लोगों ने इसको हटाकर मतलब इल्तुतमिश के बाद बैठाया, जबकि इल्तुतमिश जो थे वो अपनी बेटी रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान को गद्दी पर न बैठाकर इन लोगों ने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। और रुकनुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि रुकनुद्दीन जब गद्दी पर बैठा तो अमीर लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और अपने मन मुताबिक इन लोगों ने नियम कानून बनवाया जिससे इन लोग को फ़ायदा हो। तो इस तरह से आगे चलकर यह रुकनुद्दीन की जो एक माँ थी जिसका नाम था शाह तुर्कान। ध्यान रखेंगे, इनकी जो माँ थी, माँ का नाम है शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान नाम की एक महिला थी जो कि यह इसकी माँ थी रुकनुद्दीन की। तो यह क्या की कि यह शाह तुर्कान ने रुकनुद्दीन को अपने अनुसार वो नचाना शुरू की। तो वो इस तरह का नियम कानून बनाना शुरू करवाई अपने बेटे के द्वारा, जो आगे चलकर अमीर लोगों को इससे नुकसान होने लगा। तो अमीर लोगों ने अब प्लान बनाया कि यार ये तो मेरे काम के लिए नहीं है रुकनुद्दीन, तो इसको अब हटाया जाए। तो रुकनुद्दीन को हटाकर अब यह रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। तो ध्यान रखिएगा, अब आ गई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि रजिया सुल्तान यह पहली शासिका है। तो ध्यान रखेंगे, ये रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका है जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठी। तो एक बात याद रखिएगा कि रजिया सुल्तान सबसे पहली महिला शासिका जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठी। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने के साथ इसका हाव भाव, चाल स्वभाव सब चेंज हो गया। कहा जाता है कि जब आप पैसा वाले हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक हाव भाव, चाल स्वभाव सब चेंज हो जाता है। तो रजिया का भी चाल स्वभाव सब चेंज हो गया। यह जैसी गद्दी पर बैठी तो इसने सबसे पहला क्या काम किया, यह अपना चोगा और कुला, ध्यान रखिएगा, यह चोगा प्लस कुला, यह चोगा का मतलब होता है कावा और कुला का मतलब होता है टोपी। इसका मतलब होता है टोपी और इसका मतलब होता है चोगा का मतलब कावा। यानी कि एक तरह से समझिए तो वो शर्ट पैंट पहनकर, टोपी पहनकर अपने स्टाइल में वो भरे दरबार में आना शुरू कर दी। जो कि मुसलमान धर्म में यह नियम है कि महिला लोग बुर्खा लगाएगी, वो अपना शरीर नहीं दिखाएगी उस तरह से। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जैसी ये राजा बनी महिला शासिका यानी कि रजिया सुल्तान, तो वो अपना ड्रेस ही बदल ली, वो चोगा और कुलाह का शुरुआत किया और खुले मुंह से वो भरे दरबार में आना शुरू कर दी। तब भी इस पर कोई ज़्यादा, क्योंकि वो रानी है, अब इसको कौन क्या बोले। तो आगे चलकर यह अब क्या काम की, यह सोची कि क्यों ना हम बेहतर काम करें। तो इसने अपने दरबार में गैर तुर्की, ध्यान रखेंगे,
गैर तुर्की लोगों को, यानी कि आप पढ़े हैं कि इल्तुतमिश जो थे वो इलबरी तुर्क थे और वो तुर्किस्तान के रहने वाले थे। तो उनके इन लोग के दरबार में ना अधिकतर तुर्की देश के लोग ही इनके दरबार में रहते थे। तो इन्होंने देखा, रजिया सुल्तान ने देखा कि यार ये तुर्की लोग जो है हम लोग का फ़ायदा उठाते हैं और काम सही से नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसने फैसला लिया कि तुर्की के अलावा भी जो विद्वान आदमी लोग हैं देश विदेश कहीं भी, उन सभी को हमारे दरबार में लाया जाए, पढ़े लिखे इंसान जो होंगे, और उनके द्वारा अपने देश को और तरक्की करेंगे। इसीलिए इन्होंने गैर तुर्की को अपने दरबार में लाना शुरू किया और अच्छे अच्छे पद पर उन्होंने बैठाना शुरू किया, जिस कारण से ये तुर्की जाति के जो लोग थे पहले से, जो राज दरबार में बैठते थे, अच्छे अच्छे पद पर थे, तो उन लोग को यह बात बड़ा खराब लगा और उन लोगों ने अब प्लानिंग बनाना शुरू किया कि रजिया को जल्दी ही गद्दी पर से हटाया जाए। इसके अलावा बिजनेसमैन जो रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया था, यह सोचकर कि यह जब गद्दी पर बैठेगी तो हमारे लिए काम करेगी, तो रजिया भी क्या की, अब उन लोग के लिए काम करना बंद कर दी। तो इससे क्या हुआ कि अब वहाँ के अमीर लोग भी रजिया को हटाने के पक्ष में शुरू हो गए। तो अब बात करता है, तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि किस तरह से रजिया को हटाया जाए, क्योंकि रजिया बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, तो रजिया सुल्तान के ने एक के जमालुद्दीन याकूत नाम का एक आदमी है, याद रखिएगा, जमालुद्दीन याकूत, इसको घोड़ा का सरदार बनाया गया था। घोड़ा का सरदार, जिस तरह से घोड़ा का सरदार का मतलब है कि उस जमाना में जब भी युद्ध होता था तो उस समय घोड़ा बहुत महत्वपूर्ण पशु माना जाता था, क्योंकि इसी के द्वारा राजा लोग या सेना लोग लड़ने जाते थे और जीत हासिल करते थे। तो घोड़ा के अस्तबल की देखभाल करना, घोड़ा की देखभाल करना, उसका समय पर खाना पीना, उसका मालिश, ये सब किया जाता था। तो उसके लिए एक मेन आदमी को रखा गया था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। याद रखिए, यह याकूत है और आपको आगे एक मिलेगा, एक मिलेगा याकूब, ध्यान रखिएगा, एक मिलेगा मलिक याकूब और यह है जमालुद्दीन याकूत, तो लगा हुआ है, तो यही दोनों में अंतर है। तो जमालुद्दीन याकूत नाम का आदमी घोड़े का सरदार को नियुक्त किया रजिया सुल्तान ने, और रजिया सुल्तान का आदत था कि हर दिन शाम में वो सुबह सुबह घोड़ा पर चढ़ के प्रैक्टिस करती थी। तो उस समय यह जमालुद्दीन याकूत जो है उसको अपने हाथों पर उठाकर घोड़ा पर बैठाता था। तो इस तरह से एक हल्ला उठा दिया गया कि चलिए रजिया सुल्तान का कुछ कनेक्शन है, बदनाम किया गया जानकर। तो इस तरह से यह घोड़े का सरदार नियुक्त किया गया। अब रजिया सुल्तान ने फिर आगे क्या करती है कि यह इस तरह से काम करती है कि उस अमीर लोग और तुर्की लोग गुस्सा गए और प्लानिंग के तहत रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटा दिए। तो रजिया सुल्तान बेचारी कुछ कर नहीं पाई और गद्दी पर हटाने के बाद इसके जगह पर अब एक नया राजा आया जिसका नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह। तो ध्यान रखिएगा, यह इसको रजिया सुल्तान को, यह जो है आपको मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठाया गया रजिया सुल्तान को हटाने के बाद। अब आया मुइजुद्दीन बहराम शाह, अब यह नया राजा आया। तो आप ध्यान रखेंगे तो मुइजुद्दीन बहराम साहब नया राजा, यानी कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर से प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत उनको हटा दिया गया। तो रजिया सुल्तान से एक दो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान। और यह जब बनी तो यह गैर तुर्की को इन्होंने हटा दिया अपने दरबार से, मतलब गैर तुर्की को लाया, और उसके बाद इसके समय में घोड़े का सरदार इन्होंने नियुक्त किया जमालुद्दीन याकूत को। अब यह रजिया सुल्तान को तो गद्दी पर से हटा दिया गया और नया मुइजुद्दीन बहराम शाह को अब गद्दी पर बैठाया गया। अब जब यह गद्दी पर बैठ गया तो रजिया सुल्तान को यह बात हजम नहीं हुआ। रजिया सुल्तान जब गद्दी पर से हट गई षड्यंत्र के द्वारा, तो इसने प्लानिंग बनाया कि हम तो फिर राजा बनेंगे, मतलब रानी बनेंगे, गद्दी को हासिल करेंगे। तो इसके लिए रजिया सुल्तान ने क्या किया, शादी की, और इसने अल्तुनिया नामक आदमी से, ध्यान रखिएगा, इसने अल्तुनिया नाम के राजा से, अल्तुनिया नाम के एक लड़का है, राजकुमार है, जिससे रजिया सुल्तान ने शादी की। इसलिए शादी की क्योंकि एक राजा है और इसका पूरा सेना, पूरा फौज और मेरे अंडर में काम करेगा, यह सोच के इसने अल्तुनिया से शादी की।
और इसी का फायदा भी उठाई और रजिया सुल्तान ये प्लान करने लगी कि किस तरह से हम ये उसको फिर से दिल्ली के गद्दी पर बैठे। तो यह जब प्लान कर रही थी तो यही बात अब इसके यही जो मुइजुद्दीन बहराम शाह था, तो यह भी इसने क्या किया, अपना कुछ खुफिया विभाग के लोगों को इसके पीछे लगा रखा था, रजिया सुल्तान के पीछे, कि रजिया सुल्तान क्या करती है। तो इसके जो खुफिया विभाग थे मुइजुद्दीन बहराम शाह के, उनके गुप्तचर ने यह बतलाया कि रजिया सुल्तान अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रही है। तो इन लोगों ने, तो यह बात मुइजुद्दीन बहराम शाह को समझ में आ गया कि हो सकता है रजिया सुल्तान आगे चलकर मुझे मरवा दे, तो वो जो मरवाए तो इससे पहले हम ही क्यों न मरवा देते हैं। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह ने क्या किया, कुछ किडनैपर लोग, गुंडा लोग, जैसे उस जमाना में हिंदू डाकू को इन्होंने अपॉइंट किया और उनको कहा कि आप रजिया सुल्तान को मार दीजिए। तो यही बात हुआ आगे चलकर। रजिया सुल्तान और इसके पतिदेव जो हैं अल्तुनिया, यह कैथल नामक जगह पर, ध्यान रखिएगा, ये रजिया सुल्तान की हत्या हो गई कैथल नामक जगह पर, कैथल। और यह कब हत्या हो गई, तो 13 अक्टूबर 1240, 13 अक्टूबर 1240 में रजिया सुल्तान की हत्या हो गई। कुछ हिंदू डाकू लोगों ने इसकी हत्या कर दिया, रजिया सुल्तान का। लेकिन उसमें यह अल्तुनिया बच गया। अब हत्या जब कर दिया तो अब होता है यूं कि आगे चलकर यह अल्तुनिया अब अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता है, हत्या का बदला। यह देखा कि यार मेरी पत्नी को मार दिया, रजिया सुल्तान को मार दिया, तो अब यह अल्तुनिया सोचा कि क्यों ना अब हम अपनी पत्नी का बदला ले, और मुइजुद्दीन बहराम शाह को मारने के चक्कर में यह लग गया। तो इसे 2 साल बाद जाकर, यानी कि 1242 में, ध्यान रखिएगा, 2 साल बाद अल्तुनिया को मौका मिला और 1242 में अल्तुनिया ने यह बहराम शाह यानी कि मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर दिया। तो अब ध्यान रखिएगा, बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई अल्तुनिया के द्वारा मुइजुद्दीन बहराम शाह को। तो इन्होंने अपनी पत्नी का तो बदला ले लिया। अब बात आती है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह जब अब नहीं है तो उसके जगह पर अगला राजा कौन बनेगा। तो अगला राजा जो बना वो, उसका नाम है अलाउद्दीन मसूद शाह, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट राजा बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये अलाउद्दीन अलग है, ध्यान रखिए, अलाउद्दीन मसूद शाह ये अलग है। तो यह जब राजा बना तो अलाउद्दीन मसूद शाह जब यह राजा बना, तो इसी बीच में अब बलबन ने दिमाग लगाना शुरू किया। अब बलबन सोचा कि यही मौका है कि इसको हम अब साइड कर दें और इसके जगह पर हम अपना आदमी को राजा बनाएं। बलबन इतना दिमाग का तेज था कि उसने दिमाग लगाया कि अगर हम राजा बनेंगे तो और सब जो आदमी है वो समझ जाएगा कि इसी का कुछ किया धरा है। तो बलबन ने क्या किया, षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को, समझिए तो रास्ता से इसने हटवा दिया। किसको, अलाउद्दीन मसूद शाह 1246 में। इसको 1246 में बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा इसे हटा दिया और बलबन खुद गद्दी पर नहीं बैठा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बलबन खुद गद्दी पर नहीं बैठा, वो ऐसे आदमी को गद्दी पर बैठाया जो एकदम सीधा साधा आदमी हो, जिसका पूरे भारत में इज्जत हो, जनता की नज़र में एकदम ईमानदार आदमी हो, लालची न हो। तो वैसे आदमी को इसने गद्दी पर बैठाया जिसका नाम है नासिरुद्दीन महमूद शाह। या ध्यान रखें, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद, इस आदमी को बैठाया गया। अब यहाँ आप गौर करेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद को इन्होंने क्यों बैठाया। तो आप ध्यान रखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो शुरू से ही इन लोगों के दरबार में काम करते थे। तो इनको जो भी पेमेंट मिलता था वो पेमेंट पब्लिक के बीच में बांट देते थे। अब ये इतना ईमानदार आदमी थे कि इनको जो भी पेमेंट मिलता था वो पब्लिक के बीच में बांट देते थे और अपना जीवन यापन ये बेचारे अलग ढंग से चलाते थे। कहा जाता है कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन यह चलाते थे। यह साहब टोपी सीकर और उसे बेचकर अपना जीवन यापन चलाते थे। इनको जो पेमेंट मिलता था वो पेमेंट दान कर देते थे। अब बतलाइए, इतना
ईमानदार आदमी पर कौन शक करेगा। और बलबन ने यही किया कि अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवा कर और नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा दिया, जबकि खुद गद्दी पर नहीं बैठा। तो अब यह नासिरुद्दीन महमूद जब गद्दी पर बैठे तो बलबन ने यह भी दिमाग लगाया कि कहीं आगे चलकर यह बदल ना जाए। हो सकता है आज काम है तो ये हाँ हाँ कर रहा है, कल के डेट में ये ना करे, मेरी बात ना माने। तो इसने क्या किया, इस आदमी का शादी अपनी बेटी से कर दिया। बलबन ने अपनी बेटी का शादी इस आदमी के साथ कर दिया कि कल के डेट में अगर इस दामाद साहब नहीं बात मानेंगे तो बेटी तो है, बेटी से जबरदस्ती मनवाएंगे अपने सारा। तो यह देखिए कितना दिमाग लगाया बलबन ने। अब कहा जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो थे यह 20 साल तक शासन किए, 20 साल तक इन्होंने शासन किया। और बात करते हैं कि यह 20 साल तक शासन किया लेकिन इनको अपना एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। ये बड़ा दुख की बात है कि यह साहब ऐसे हैं नासिरुद्दीन महमूद कि 20 साल शादी होने के बावजूद भी एक भी इनको बाल बच्चा नहीं हुआ। और आगे चलकर 1266 में, ध्यान रखेंगे, 1266 ईस्वी में अब बलबन गद्दी पर बैठता है, दिल्ली के गद्दी पर, ध्यान रखिएगा। अब जब यह वृद्धा हो गए तो अब बलबन जो है 1266 में यह गद्दी पर बैठता है गयासुद्दीन बलबन के नाम से। अब यह गद्दी पर जैसे ही बैठता है, किस नाम से, गयासुद्दीन, ध्यान रखेंगे, गयासुद्दीन बलबन के नाम से यह गद्दी पर बैठते हैं। अब यह गद्दी पर बैठते हैं तो इससे पहले, गद्दी पर बैठने से पहले इनके जो दामाद थे नासिरुद्दीन महमूद, इनको उन्होंने एक उपाधि दे रखा था, वो था उलुग खां की उपाधि। ध्यान रखिएगा, इसको एक उपाधि मिला था उलुग खां। तो यह उपाधि कौन दिया था, तो ये बलबन के दामाद जो नासिरुद्दीन महमूद थे, इन्होंने ही गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दे रखा था। अब बलबन जब राजा बना 1266 में, जब यह दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने उस जमाना में बलबन के समय में मंगोल लोग का आक्रमण हो गया। मंगोल आप याद करेंगे कि चीन के उस साइड एक चीन देश है और चीन देश के बगल में एक देश है मंगोलिया, वहीं के रहने वाले थे मंगोल लोग। तो गयासुद्दीन बलबन के समय में मंगोल आक्रमण हो गया। ये जब राजा बने 1266 में, तो उसी समय मंगोल लोगों ने इनके समय में आक्रमण कर दिया, जो कि यह बलबन उस मंगोल के आक्रमण से अपने देश को बचाने में कामयाब हो गए। उसके बाद बलबन ने फिर क्या किया, एक नया शहर बसाया जिसका नाम है सीरी। ध्यान रखिएगा, सीरी, सीरी नामक एक नया शहर इन्होंने बनवाया। किसने, बलबन ने, बलबन ने बनवाया। अब बलबन आगे चलकर कुछ काम करता है जिसके कारण उसके कुछ बहुत सारे कारण हैं, जैसे सिजदा और पैबोस लागू किया, लौ में रक्त की नीति अपनाया, नवरोज का त्यौहार शुरू किया, ये सब देखते हैं। तो कहा जाता है कि बलबन, आपको याद होगा कि इल्तुतमिश ने एक 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था जिसे कहा गया तुर्काने चिहलगानी, और उस दल में यह भी था। तो अब जैसे ही बलबन राजा बना तो इसके साथ आपने पढ़ा कि इस 40 आदमी था, 40 गुलाम सरदारों का दल था, जिसमें से ये एक था, तो ये बच गया कितना, 39। तो 39 आदमी को शक हो गया कि अरे बलबन ही 20 साल पहले यह ड्रामा किया था कि अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवा कर और अपना यह नासिरुद्दीन महमूद को राजा बनाया और उसको अपनी बेटी से शादी करवाया। तो यह बलबन का ही चाल है। तो जैसे यह बलबन का पोल खुला कि 20 साल पहले यह रचना रचा है, तो बलबन का उसके साथ जो थे 39 और आदमी, जो कि 40 गुलाम सरदारों का एक दल तुर्कान चिहलगानी का जो सदस्य लोग थे 39 गो, जो कि बलबन के साथ काम कर रखे थे, उन लोगों ने बलबन के साथ विरोध करना शुरू किया। तो उन लोग को रोकने के लिए बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया। तो ध्यान रखिएगा, बलबन ने क्या क्या किया, लौ एवं रक्त की नीति, यानी कि बलबन ने उन लोगों को कहा कि देखो बाबू, अगर मेरा विरोध करोगे, मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुमको हमसे लड़ाई करना होगा, लोहा लेना होगा और आपका खून बहेगा, और हम खून बहाएंगे आप लोग का, हम राजा हैं। तो लौ में रक्त की नीति अपनाया।
उसके बाद इसने उन लोग को और नीचा दिखाने के लिए सिजदा और पैबोस लागू किया। सिजदा और पैबोस, याद रखिएगा, सिजदा और पैबोस की नीति अपनाया। सिजदा क्या है कि उन बलबन ने कहा उन लोग को और नीचा दिखाने के लिए कि मेरे दरबार में आओगे तो मेरे सामने सर झुकाओगे, इसे कहा गया सिजदा। और पैबोस, सर झुकाने के अलावा मेरे पास आओगे और मेरे पैर का अंगूठा में अपना नाक रगड़ोगे, यानी कि साहेब बंदगी करोगे। तो इस तरह से सिजदा और पैबोस की नीति अपनाया बलबन ने। तीसरा काम किया बलबन ने कि इन्होंने एक पर्व शुरुआत करवाया, नवरोज का त्यौहार, जो कि कहा जाता है कि यह फारसी रीति रिवाज पर यह आधारित एक पर्व है, नवरोज। ध्यान रखेंगे, नवरोज यह फारसी रीति रिवाज पर आधारित यह पर्व है। तो इस तरह से बलबन ने यह 2-3 काम किया है। इसने लौ रक्त की नीति अपनाया, सिजदा और पैबोस लागू करवाया, नवरोज का त्यौहार शुरू किया। इसने एक किला बनवाया, सीरी शहर। इसके समय में मंगोल का आक्रमण हुआ और यह दिल्ली के गद्दी पर 1266 में बैठा। अब कहा जाता है कि बलबन का रियल नाम क्या था, तो बहाउद्दीन। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका असली जो नाम था, इसका नाम था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन इसका बलबन का नाम था। और कहा जाता है कि बलबन के दरबार में कुछ पढ़े लिखे आदमी भी थे, जैसे अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो इनके दरबार में एक कवि भी थे, अमीर खुसरो और प्लस अमीर हसन। तो ध्यान रखेंगे, एक है अमीर खुसरो और एक है अमीर हसन। यह दोनों जो थे यह कवि थे इनके दरबार में। और इस तरह से बलबन ने अपने समय में ये सब काम किया। तो ये एग्जाम में पूछता है। और बलबन के बाद जो नया राजा हुआ उसका नाम है शमसुद्दीन कैमूर्स। यानी कि आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का सबसे अंतिम राजा जो है, जिसका नाम है शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स। तो यह सबसे अंतिम राजा हुआ गुलाम वंश का, शमसुद्दीन कैमूर्स। तो इस तरह से अब यह गुलाम वंश, यह जो है अंतिम राजा, इसको मारकर अब नया वंश का शुरुआत होता है, खिलजी वंश। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।